हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है प्रांजलि शर्मा और आज मैं आप लोगों से मॉड्यूल 4 को डिस्कस करूंगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और ये हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप है जहाँ पे आप 300 रुपीज़ पर मंथ पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है एंड एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल पर जो भी बताया जाता है यहाँ पे उसकी पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम मॉड्यूल 4 पे डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर प्रॉन। तो हमारा फ्रेश वाटर प्रॉन कौन है? मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गाई। तो हम यहाँ पे मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गाई के बारे में ही बात करेंगे। तो फर्स्टली क्या होता है कि जो मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गी है एक जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन है और इंडिया में इसका इसकी जो प्रोडक्शन थी, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन थी, रिसेंट ईयर में इसको इंक्रीज़ किया गया है। तो जो मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गी की जो फीमेल्स होती है वो क्या करती है, एग को जो स्पॉनिंग होती है उसकी 80,000 to 1 लाख एग्स को क्या करती है वो ले करती है स्पॉनिंग टाइम्स में। और जब ये फुल्ली मैच्योर्ड होती है तो इसका जो एग इंक्यूबेशन टाइम एवरेज होता है वो 20 to 28 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 18 to 23 डेज़ में हो जाता है ना। उसके बाद हम इसकी जो लेंथ ऑफ टाइम देखते हैं तो जो हमारी फीमेल होती है, फीमेल मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गी की जो फीमेल्स होती हैं वो एग्स को कैरिड करती है। जिसका जो लेंथ ऑफ टाइम होता है एग को कैरी करने के लिए वो वेरी होता है, फ्रेश वाटर प्रॉन का वेरी करता है, बट 3 वीक्स से ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली लॉन्गर देन 3 वीक्स है ना। 3 वीक्स में ये अपने एग को क्या करती है, कैरिड कर लेती है। नेक्स्ट कहते हैं तो जो फ्रेश वाटर प्रॉन्स होते हैं उनके जो एग्स होते हैं, उस स्पीसीज़ के जो एग्स होते हैं वो स्लाइटली क्या होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं। स्लाइटली एलिप्टिकल का मतलब कि थोड़े अंडाकार होते हैं, है ना। और ये इनकी जो एक्सिस होते हैं, लॉन्ग एक्सिस जो होती है वो 0.6 to 0.7 mm होती है और ये ब्राइट ऑरेंज इन कलर के होते हैं। बट बिफोर हैचिंग के 2 या 3 डेज बाद ये क्या हो जाते हैं, इनका जो कलर होता है वो ब्राइट ऑरेंज से ग्रे ब्लैक हो जाता है ना। और जो लार्वी गो थ्रू डिस्टिंग स्टेजेस बिफोर मेटामॉर्फोजिंग इनटू पोस्ट लार्वी। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है, इनकी जो फर्स्ट स्टेज होती है फ्रेश वाटर प्रॉन की, उसको हम जोया लार्वा बोलते हैं। तो वो अंडर 2 mm के होता है, ठीक है। इसकी जो साइज़ होती है वो 2 mm होती है। वो कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम द टिप ऑफ द रोस्ट्रम टू द टिप ऑफ द टेल्सन, ठीक है। उसके बाद जो ये लार्वी फ्रेश वाटर प्रॉन के जो लार्वी होते हैं वो स्विम अपसाइड डाउन बाय यूजिंग देयर थोरैसिक अपेंडेजेस एंड आर पॉजिटिवली अट्रैक्टेड टू लाइट। तो इसके जो लार्वी होते हैं अपने थोरैसिक अपेंडेजेस को यूज़ करके अप साइड स्विम करते हैं, यानी कि उल्टे साइड पे स्विम करते हैं और ये जो पॉजिटिवली क्या करते हैं, लाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद जो स्टेज 11th होती है, ठीक है, जो फ्रेश वाटर प्रॉन में 11 स्टेज लार्वल स्टेजेस होती है, ओके। तो जो जब ये 11 स्टेज में जाते हैं तो इसकी जो लंबाई लेंथ होती है वो 7.7 mm हो जाती है। न्यूली मेटामॉर्फोज्ड पोस्ट लार्वी आर ऑल्सो अबाउट 7.7 mm लॉन्ग एंड हैव लाइट ऑरेंज पिंक हेड एरिया। तो इसका जो कलर होता है वो साइज़ तो इसकी 7.7 mm हो जाती है। उसका जिसका जो हेड एरिया का जो कलर होता है वो लाइट ऑरेंज पिंक हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गी होता क्या है, ठीक है। तो ये तो जानते हैं हम कि मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गी एक फ्रेश वाटर प्रॉन है, ओके। तो इसके बारे में और जानते हैं कि मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गी कॉमनली कॉल्ड एज स्कैम्पी इज द जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन, ठीक है। तो जो मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गी होते हैं उसको हम स्कैम्पी भी बोलते हैं, जो कि एक जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन है। उसके बाद दे रिक्वायर ब्रैकिश वाटर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल एंड हेंस दे आर फाउंड इन वाटर बॉडीज। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू दी सी। तो जो हमारा मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गाई होता है उसकी इनिशियल जो लाइफ की इनिशियल स्टेज होती है तो उसको ब्रैकिश वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है और ये जो होता है वाटर बॉडी में ही फाउंड होता है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होता है वो सी से कनेक्टेड होता है ना। उसके बाद दे आर फाउंड इन एक्सट्रीमली टर्बिड कंडीशन बीइंग एन ओमनीवोरस बॉटम फीडर। तो जो मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गाई होता है वो एक्सट्रीमली टर्बिड कंडीशंस में फाउंड होता है और यह एक ओमनीवोरस बॉटम फीडर है ना।
नेक्स्ट में क्या देखते हैं हम कि इसमें हम देखेंगे कि जो मैच्योर मेल्स एंड फीमेल्स कैसे होते हैं, है ना। तो जो मैच्योर मेल होते हैं वो लार्जर होते हैं, उनकी जो सेकंड वॉकिंग लेग होती है वो मच लार्जर एंड थिकर होती है ना। बट जो मैच्योर फीमेल होती है वो स्मॉलर इन बॉडी साइज़ की होती है, और जो उसका सेकंड वॉकिंग लेग होता है वो थिनर एंड शॉर्टर होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कि ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं ना, इसकी जो पेयर ऑफ फ्यूज टेस्टीज होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, मेल्स की और फीमेल्स की। तो जो पेयर ऑफ फ्यूज टेस्टीज होती है वो लोकेटेड ऑन द मिड डॉर्सल साइड ऑफ दिस सिफेलोथोरैक्स बिलो कैरापेज। ये मिड डॉर्सल साइड पे लोकेटेड होती है, कहाँ पे, सिफेलोथोरैक्स में बिलो कैरापेज में। और ए पेयर ऑफ ओवरीज इज लोकेटेड डॉर्सल टू द स्टमक एंड हिपैटोपैंक्रियाज इन द सेफेलोथोरैक्स कैविटी। तो जो पेयर ऑफ ओवरी होती है वो लोकेटेड होती है डॉर्सल टू द स्टमक, स्टमक के डॉर्सल्स में, और हिपैटोपैंक्रियाज इन द सेफेलोथोरैक्स कैविटी में। ओके, फिर अब उसके हम लार्वल जो मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गी होता है उसकी लार्वल स्टेजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब किस स्टेज पे उसकी बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर्स होता है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा लार्वल स्टेजेस, एज, टोटल लेंथ, डिस्टिंग्विश फीचर्स, ठीक है। तो जो इसकी मैक्रोब्रैंकम रोज़ेनबर्गी की जो लार्वल स्टेज होती है उसको हम जोइया लार्वी बोलते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे उसके लार्वल स्टेजेस कौन सी लार्वल स्टेज है, मतलब कितने दिन हो गए उसको आए हुए हैं ना, और उसकी टोटल लेंथ क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो जो फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है जिसको हम जोइया लार्वा बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज में इसकी जो लेंथ होती है वो 1.92 mm होती है। इसका फीचर्स क्या है, उसकी ससाइल आइज हो जाती है ना। सेकेंड लार्वल स्टेज में मतलब सेकेंड डे उसकी जो लेंथ होती है 1.99 हो जाती है। इस टाइम पे पहले ससाइल आई थी, अब स्टॉक डाइज हो गई उसकी, ठीक है। फिर जो थर्ड लार्वल स्टेजेस में क्या होता है कि एज थर्ड हो गई, तीसरे दिन जो होता है इसकी जो लेंथ होती है वो 2.14 होती है, ठीक है। मतलब फीचर्स क्या है, यूरोपोड प्रेजेंट। उसके बाद फोर्थ लार्वल स्टेजेस में एज उसकी 4 to 6 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी उसकी 2.5। इसका फीचर्स क्या है, 2 डॉर्सल रॉस्ट्रल टीथ, यूरोपोड बायरेमस विथ सीटी, मतलब 2 डॉर्सल रॉस्ट्रल टीथ होते हैं, यूरोपोड बायरेमस विथ सीटी आ जाते हैं ना। उसके बाद फिफ्थ लार्वल स्टेजेस में इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है 5 to 8 डेज में, जो टोटल लेंथ होती है वो 2.8 mm होती है ना। तो इसके जो फीचर्स है वो टेल्सन नैरो इलांगेटेड होते हैं। फिर सिक्स जो लेंथ होती है सिक्स लार्वल स्टेज जो होती है वहाँ पे एज इसकी कितनी हो जाती है अपनी 7 to 10 डेज हो जाती है। टोटल लेंथ कितनी है उसकी 3 to 7.5। फीचर्स क्या है, प्लियोपोड्स बर्ड्स एपियर, जो प्लियोपोड्स में बर्ड जो होते हैं वो एपियर हो जाते हैं ना। उसके बाद सेवंथ में मतलब एज कितनी हो गई 11 to 17 डेज, तो इसकी जो लेंथ हुई वो 4.06 हो गई। इसका जो फीचर्स होते हैं वो प्लियोपोड, पायरेमस एंड बेयर, ठीक है। फिर एट्थ में क्या होता है 14 to 19 डेज में इसकी जो लेंथ होती है वो 4.68 हो जाती है। फीचर्स क्या होता है, प्लियोपोड विथ सीटी। फिर नाइन्थ में क्या होता है 15 to 22 डेज के हो जाते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है वो 6.07 होता है, और इसका जो फीचर है वो एंडोपोड्स और प्लियोपोड्स विथ अपेंडिक्स इंटरनम। उसके बाद जो लार्वल स्टेज 10th आती है, तो वहाँ पे इसकी जो एज होती है वो 17 to 24 होती है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 7.05 होती है। 3 to 4 डॉर्सल रॉस्ट्रल टीथ होते हैं, है ना। उसके बाद 11th स्टेज जो होती है इसकी जो लास्ट स्टेज है ना, वो 19 to 36 डेज में इसकी जो लेंथ होती है वो 7.73 mm हो जाती है, और इसमें टीथ ऑन बिहाफ ऑफ द अपर डॉर्सल मार्जिन। फिर आता है अपना लास्ट पोस्ट लार्वी स्टेज, है ना। पोस्ट लार्वी स्टेज में ये 23 to 27 डेज के हो जाते हैं, मतलब 1 month हो जाता है इसको। इसकी जो लेंथ होती है वो 7.69 होती है, और इस टाइम पे इसके जो फीचर टीथ ऑन अपर एंड लोअर मार्जिन ऑफ रॉस्ट्रम एडल्ट बिहेवियर, मतलब वो 1 month में ही एडल्ट के जैसा बिहेव करने लग जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। उसके बाद अब देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी वाटर, जो हमारा क्वालिटी वाटर उसकी अवेलेबिलिटी क्या है ना। तो द हैचरी एंड नर्सरी शुड बी लोकेटेड इन लैंड वेयर देयर इज अ सैम्पल सप्लाई ऑफ गुड फ्रेश वाटर।
तो जो हमारे हैचरी और नर्सरी होते हैं वो जो हमारे इनलैंड वाटर्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वो लोकेटेड होते हैं, जिससे कि हम जो गुड फ्रेश वाटर होता है हमारा, अच्छा फ्रेश वाटर होता है, उसको हम उसके सैंपल्स को हम वहाँ पे सप्लाई कर सकें। उसके बाद saline water required for larval development can be transported and mixed with fresh water to attain the desired salinity। तो लार्वल डेवलपमेंट के लिए जो सैलिनिटी वाटर होता है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो सैलिनिटी वाटर होगा तो वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है वहाँ पे हम इसको ट्रांसपोर्ट और मिक्स कर सकेंगे, जिससे कि वो एक डिज़ायर्ड सैलिनिटी को अटेन कर सकता है। उसके बाद देयर फाउंड इन जो सैलिनिटीज़ होती है वो वरी करती है, जैसे कि 0 to 20 ppt, एंड टेम्परेचर भी जो होता है वो वरी करता है फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद जो इसमें क्या होते हैं, हैवी मेटल्स का भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हाई लेवल ऑफ हैवी मेटल्स जैसे कि अपने हो गए मरकरी, लेड, जिंक शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। ओके, देन नेक्स्ट में अपन आते हैं सॉइल कैरेक्टर, मतलब कि जो मिट्टी की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो जो सॉइल सिल्ट मिक्सचर और सैंडी लोम comprising of 60% sand and 40% silt with good water retention capacity। तो सॉइल और सिल्ट का जो मिक्सचर होता है और जो सैंडी लोम होते हैं वो 60% सैंड होनी चाहिए और 40% सिल्ट। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ना। उसके बाद जो हमारी पीटी सॉइल्स होती है, जो कुटी हुई सॉइल्स वगैरह होती है, वो आर नॉट सुटेबल, द क्ले कंटेंट शुड नॉट बी एक्सीड 60% है ना। तो पीटी सॉइल्स यहाँ पे सुटेबल नहीं होती है, और जो क्ले का जो कंटेंट होता है वो 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए है ना। उसके बाद हम देखते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, द आइडियल साइड विच स्लोप्ड क्लोज टू 2%, 2 m in 100 m allows good savings on the earth movement है ना। तो जो आइडियल साइड्स होती है स्लोप्स की वो 2% क्लोज होनी चाहिए, 2 मीटर इन 100, ये गुड सेविंग्स ऑन दी अर्थ मूवमेंट। उसके बाद हम उसका क्लाइमेट्स देखते हैं, मतलब क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे। तो जो सीजनल प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल इन सेमी ट्रॉपिकल जोन्स है ना। तो जो सीजनल प्रोडक्शन होने लग जाते हैं वो पॉसिबल होते हैं कहाँ पे, सेमी ट्रॉपिकल जोन्स में। where the monthly average air temperature remains above 20 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 7 months ऑफ द ईयर। तो मंथली जो एयर का जो टेम्परेचर होता है वो हमें 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एटलीस्ट जो 7 months ऑफ द ईयर है ना। उसके बाद द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर ईयर राउंड प्रोडक्शन इज बिटवीन 25 and 30 डिग्री सेल्सियस विद द बेस्ट रिजल्ट अचीवेबल इफ द वाटर टेम्परेचर इज बिटवीन 28 to 31 डिग्री। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो होती है पूरे ईयर प्रोडक्शन की वो बिटवीन 25 and 31 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर का जो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो भी हमारा 28 to 31 डिग्री सेल्सियस के अबव भी होता है ना। फिर उसके बाद होल्डिंग टैंक्स। होल्डिंग टैंक्स क्या है, तो जब हम फ्रेश वाटर प्रॉन्स की हैचरी, आफ्टर रेयरिंग फ्रेश वाटर प्रॉन्स इन हैचरी, hold them until ready for stocking in ponds. Concrete tanks of 50 meter cube are convenient for holding post larvae prior to transport for stocking in ponds। तो आफ्टर रेयरिंग फ्रेश, मतलब हैचरी में लार्वल जो हमारी प्रॉन्स की जो प्रॉन्स होते हैं उनको रेयर करने से पहले हमको पॉन्ड्स को स्टॉकिंग के लिए रेडी करना होता है। वहाँ पे कंक्रीट टैंक्स डालनी होती है जो कि 50 मीटर क्यूब्स के अबव होती हैं, होल्डिंग पोस्ट लार्वी प्रियर टू ट्रांसपोर्ट फॉर स्टॉकिंग इन पॉन्ड्स। फिर उसके बाद आते हैं हमारे नर्सरी फैसिलिटीज़। तो एक इंडोर नर्सरी फैसिलिटीज़ होती है, एक आउटडोर नर्सरी फैसिलिटीज़ होती है। तो इंडोर नर्सरी फैसिलिटीज़ जो होती है उसका जो शेप होता है नर्सरी टैंक का नॉट इम्पॉर्टेंट एंड देयर साइज़, ठीक है। उसका जो वो नर्सरी टैंक का जो साइज़ होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जो शेप होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कि जो साइज़ होती है वो यूजुअली हमें 10 to 15 मीटर क्यूब चाहिए होती है, और उसकी जो वाटर डेप्थ होनी चाहिए वो 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है वो 1000 पोस्ट लार्वी पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन टैंक्स विद सबस्ट्रेट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं आउटडोर फैसिलिटीज़। ये तो इंडोर की हो गई कि उसका शेप मायने नहीं रखता, उसकी साइज़ मायने रखती है अपन को, है ना। उसके बाद आउटडोर जो होती है उसकी जो एरिया होती है वो वरी करती है, मतलब 300 to 2000 मीटर स्क्वायर के बीच में होती है। तो ये जबकि जो पोस्ट लार्वी और द होल्डिंग टैंक्स वाटर इन एक्सचेंज एट अ रेट ऑफ 40 to 50% एवरी 2 to 3% डेज एंड प्रोवाइड एरिएशन। तो जब हम पोस्ट लार्वी को टैंक्स होल्डिंग टैंक्स वाटर में क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसका जो
रिटेंशन होता है उसको हमको एक्सचेंज करना चाहिए, उसका जो टेम्परेचर वगैरह, तो रेट जो होती है वो 40% to 50%, मतलब एवरी 2 to 3 days में हमको चेंज करनी चाहिए और एरिएशंस प्रोवाइड करने चाहिए। उसके बाद उसका वाटर मैनेजमेंट, तो वाटर ऑफ 3 to 4 ppt सैलिनिटी में बी एक्सेप्टेबल फॉर दिस कल्चर ऑफ मैक्रोब्रैंकम रोज़नबर्गी। तो 3 to 4 सैलिनिटी जो होती है वो मैक्रोब्रैंकम रोज़नबर्गी के कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल होती है ना। उसके बाद इट इज़ रिकमेंडेड द फ्रेश वाटर प्रॉन फार्मिंग शुड नॉट बी अटेम्प्टेड फॉर द वाटर सप्लाई हैज़ टोटल हार्डनेस ऑफ मोर देन 150 mg/L एंड कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें मतलब क्या कितनी रेंज में चाहिए, है ना। जैसे हमें टेम्परेचर है वो 28 to 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। पीएच जो है हमारी वो 7.0 से 8.5 के बीच में चाहिए। हमारी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 3 to 7 ppm चाहिए। सैलिनिटी हमारी लेस देन 10 ppt चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो 25 to 40 सेंटीमीटर चाहिए। एल्कलिनिटी जो होती है वो 25 to 60 ppm चाहिए। उसकी जो टोटल हार्डनेस होती है वो 30 to 150 ppm होनी चाहिए। अमोनिया जो हमारी वो लेस देन 0.3 होनी चाहिए। नाइट्रेट लेस देन 10 ppm होना चाहिए। नाइट्राइट जो है हमारा वो लेस देन 2.0 के बीच में होना चाहिए। बोरॉन लेस देन 0.75 ppm के बीच होना चाहिए। आयरन जो होता है वो 1.0 ppm होना चाहिए। जो कॉपर होता है वो लेस देन 0.02 ppm होना चाहिए, है ना। उसके बाद इसकी स्टॉकिंग कैसे करनी है ना, तो इन द ग्रीन वाटर एंड क्लियर वाटर रेयरिंग सिस्टम द लार्वे आर स्टॉक एट डिफरेंट डेंसिटीज। तो जब हम ग्रीन वाटर एंड क्लियर वाटर में जो हमारी लार्वी होती है उसको हम रेयर करवाते हैं, तो जो स्टॉक्ड होता है वो डिफरेंट, उसकी डेंसिटी जो होती है डिफरेंट होती है। तो जो डेंसिटी होती है 40 से 300 लार्वी पर लीटर के हिसाब से होती है, एज रिपोर्टेड बाई वेरियस ऑथर्स विथ वेरिंग डिग्री ऑफ पोस्ट लार्वी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस में होती है ना। तो हम पहले फर्स्ट फेज में क्या देखते हैं, जब हम लार्वे को स्टॉक करते हैं हाई डेंसिटीज़ में। हाई डेंसिटी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है हमारी 400 to 500 स्टेज लार्वी पर लीटर इन 250 to 300 लीटर टैंक्स एंड 500 to 1000 लीटर टैंक्स इन स्मॉल स्केल बैक यार्ड एंड कॉमर्शियल हैचरीज रिस्पेक्टिवली। ओके, तो और सेकेंड फेज में हम क्या करते हैं, जो लार्वी को जब हम रेयर करते हैं पीरियड ऑफ 12 to 15 डेज, है ना। 12 to 15 डेज के बाद तो जो लार्वी रीच 5th to 7, उसके बाद जो लार्वी होते हैं हमारी उसी फेज में जब लार्वे को 12 से 15 दिन के लिए उस पीरियड में हम रेयर कराते हैं, तो जो टाइम होता है लार्वा का वो 5th से 7th स्टेज में वो चला जाता है। उसके बाद इस फेज में जो सर्वाइवल रेंज होती है वो 85 to 95% होती है। देन द एडवांस लार्वी आर शिफ्टेड टू सेकेंड में। जो एडवांस लार्वी होते हैं हमारे जो 5th to 7th फेज में पहुंच चुके होते हैं उनको हम सेकेंड फेज पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, है ना। तो जो सेकेंड फेज होती है वहाँ पे जो एडवांस लार्वी को हम रेयर करवाते हैं लो डेंसिटी रेंजिंग। फर्स्ट फेज में हम हाई डेंसिटी रेंजिंग में उनको करवाते हैं और सेकेंड फेज में हमको लो डेंसिटी रेंज में उनको रेयरिंग करवानी होती है, मतलब 80 to 100 लार्वी पर लीटर। जो एंड एट ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल, जो ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है फर्स्ट बैच जो पोस्ट लार्वी कुड बी ऑब्जर्व बिटवीन 20 to 25th डेज, that is after 10 to 13 days of stocking advance in the second phase। ओके, फिर उसके बाद हम उसकी फीडिंग देखेंगे, उसको हमें क्या फीड देना चाहिए। तो इज़ टू मेंटेन एन एडिक्वेट फाइटोप्लैंक्टन डेंसिटीज, इज़ टू प्रोवाइड कवर एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स। वहाँ पे वीड्स की ग्रोथ होनी चाहिए इन फ्रेश वाटर प्रॉन पॉन्ड्स में। दिस इज डन बाय इनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ फ्लाइटो, मतलब वीड्स एंड जो हमारे फ्लाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी जो डेंसिटीज़ होती है उनको ग्रो करना चाहिए। और जो पॉन्ड्स बिल्ट इन सैंडी क्ले सॉइल में रिक्वायर फर्टिलाइजेशन फॉर दिस पर्पज वेयर नेसेसरी 25 kg पर हेक्टेयर पर मंथ ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट विल कीप द वाटर ग्रीन। और जो बेंथिक फाइना होता है वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है इन द इकोसिस्टम के लिए। और फ्रेश वाटर प्रॉन्स फॉर्मिंग पोर्ट और द फूड चैन ऑफ प्रॉन, फूड चैन के लिए हमारा बेंथिक फाइना जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही क्या होता है क्वेश्चंस में आती हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको अच्छे से देख ही लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मराइन श्रिम्प फीड, है ना। जो मराइन श्रिम्प फीड है द मच हायर प्रोटीन कंटेंट चाहिए होता है, दैट इज नीडेड फॉर फ्रेश वाटर प्रॉन। So cheaper commercial feeds that have either been specifically designed for freshwater prawns for a species of fish. Example is a catfish must be used in grow out ponds stocks with nursery rear up juveniles or substitute as soon as possible in those stocked with post larvae.
जो प्रॉन्स होते हैं उसको हम डेली फेड करते हैं, एक फॉर्मुलेटेड पैलेट डाइट होती है उसको हम डेली फेड करते हैं 2 to 3 mm साइज एट द रेट 10%. The biomass initially and the reduced to 3% of the biomass towards the end of the culture period. उसके बाद हम फीड फार्मूला देखते हैं ना फ्रेश वाटर प्रॉन का. तो पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि मतलब कौन से इंग्रेडिएंट्स देना. यहाँ पे 2 फीड्स हैं, एक फर्स्ट फीड और सेकंड फीड. तो जो फिश मील होती है उसको हम फर्स्ट फीड में देते हैं 20%, सेकंड फीड हम उसको नहीं देते हैं, है ना. जो श्रिम्प हेड मील होती है उसको हमको सेकंड फीड देनी होती है 30%. उसके बाद जो सोया मील होता है उसको हमें फर्स्ट फीड में 9% देनी होती है और फीड 2 में हम उसको 5% पे देते हैं. उसके बाद जो हमारा राइस ब्रेन होता है उसको फर्स्ट फीड में हम 45% देते हैं और फीड 2 में हम 35% देते हैं. उसके बाद जो कोकोनट ऑयल केक होता है, जो कोकोनट ऑयल केक जो हम फीड 1 में हम उसको 20% देते हैं और सेकेंड फीड में हम उसको 20% देते हैं. टैपियोकल स्टार्च जो होता है उसको फर्स्ट फीड में हम 5% देते हैं और सेकेंड फीड में हम उसको 9% देते हैं. मिनरल जो प्रीमिक्स होता है उसको फर्स्ट फीड में हम 1% देंगे और सेकेंड फीड में. तो जो टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे उनका जो फीड होगा 100 होना चाहिए, है ना. सो फ्रेश वाटर प्रॉन हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है. तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो भी जूनियर सीनियर्स होंगे जो भी फिशरीज़ की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम्स की फिशरीज से रिलेटेड तो उनको भी फॉरवर्ड कीजिएगा. चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय बाय.